हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा अभी अभी वीडियो पहले बना रहे थे तो आवाज़ चली गई थी, आवाज़ आ ही नहीं रही थी, माइक नहीं ऑन था, तो इसलिए दोबारा शूट करना पड़ रहा है। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल हम लोग आपसे ये कहे थे, कल की क्लास में आपसे ये कहा था ज्योमेट्री में कि ज्योमेट्री में आपको मैंने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ाया था। और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैंने क्या कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी में अगर दो ट्रायंगल दिए हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होती, मतलब हर एक चीज उसमें बराबर होती ना। और अगर यहीं पे सिमिलैरिटी की बात होती तो सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है ना। और उसका मैंने आपको ये भी कहा था सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने आपको क्लास में बताई भी थी कल की, आप देख भी सकते हैं। उसका ना बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी क्लास अगर आपको देखनी है तो आप हमेशा शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखा करिए, तो उससे चीजें आपको जल्दा क्लियर होंगी। अगर आप बीच बीच से लेक्चर देखोगे बेटा तब आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एक सीक्वेंस में देखोगे तभी क्लियर होगा। और बेटा नोट्स बनाते रहिए। और दूसरी बात यह कि हम लोग का एक नया बैच 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल का। तो जो भी आपके दोस्त या भाई बहन उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपने एडमिशन लिया था ऐप इंस्टॉल करके स्टोर में जाके, वहां से बैच बना हुआ है, वहीं से आपको परचेज करना है। जैसे आपने एडमिशन लिया था वैसे आप उन लोग को भी बता सकते हैं कि इसी तरह एडमिशन लेना। उसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हम लोग के नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज बेटा जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी। क्या शुरू करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब समरूपता के अनुप्रयोग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी मतलब कि सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ लग सकती है, या सिमिलैरिटी लगा के हम कौन कौन सी थ्योरम बना सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा बेटा ट्रायंगल है, दिख ही रहा होगा सबको, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। और इसमें मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट डी ले लिया और एक पॉइंट ई ले लिया, और डी को मैंने ई से मिला दिया। और जब मैंने डी को ई से मिलाया तो मैंने पाया कि जो डी है वो बीसी के क्या है, समानांतर। मैंने कहा था जब भी दो मैं खड़ी लाइन खींचूंगा तो पैरेलल का साइन होगा, तो मैंने पाया कि डी जो होगा बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो किसी त्रिभुज ए बी सी में मैंने दो पॉइंट लिए डी और ई, और डी और ई दो पॉइंट इस तरह से लिए कि डी जो है वो बीसी के क्या है बेटा, पैरेलल है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या होगा कि अगर डी बीसी के पैरेलल है, अगर डी बीसी के पैरेलल है तो पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए, और ये बात जो मैं बात बता रहा हूं वो चीज तभी एप्लीकेबल होगी जबकि त्रिभुज के अंदर जो डी लाइन है वो बीसी के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो डी लाइन है इसकी वजह से आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसकी वजह से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ए डी दिख रहा है सबको, ए डी ये छोटा वाला है ना, और एक ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है बेटा। एक ट्रायंगल ए डी दिख रहा है और एक ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। बच्चे कह रहे कैसे सिमिलर है, बेटा ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, सुनो। जैसे बेटा ये ट्रायंगल ए डी में ये वाला एंगल देख रहा है, एंगल ए दिख रहा है ना, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी सी में भी ये वाला एंगल ए दिख रहा है, मतलब ये जो एंगल है वो ए डी में भी पाया जा रहा है और एंगल ए बी सी में भी पाया जा रहा है। तो इसका मतलब एंगल ए कॉमन है कि नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कोण ए के क्या है, बराबर है। क्लियर है, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो कोण ए के क्या है, बराबर है। उसके अलावा बड़े वाले त्रिभुज में आप एंगल बी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, दिख रहा है। छोटे वाले त्रिभुज में एंगल डी देख रहे हो, दिख रहा है, ठीक है। तो बताओ एंगल बी भी एंगल डी के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बेटा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे, संगत कोण है। कैसे कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि आपको पता है डी लाइन बीसी के पैरेलल है, तो डी लाइन बीसी के पैरेलल है तो समानांतर भुजाओं के एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं ना। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं एंगल सी भी एंगल ई के क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा, तो आप देखिए एंगल सी भी एंगल ई के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि वो भी क्या है, संगत कोण है। क्लियर है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज के अगर संगत कोण आपस में बराबर हो जाए, जैसे एंगल ए के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल ई के बराबर हो गया, तो कभी भी किसी त्रिभुज में अगर संगत कोण आपस मतलब कि तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए, किसी भी दिए गए दो त्रिभुजों के अगर
दिए गए दो त्रिभुजों के अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो इसीलिए मैंने गारंटी के साथ कह दिया था कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, अब देखो बेटा, ट्रायंगल AD और ट्रायंगल ABC को मैंने समरूप तो प्रूव कर दिया, लेकिन इनको समरूप प्रूव करने से एक चीज निकल के आती। क्या चीज निकल के आती, जरा देखिएगा। आप देखो छोटे वाले त्रिभुज में आपको AD साइड दिख रही है ना। छोटे वाले त्रिभुज में जो AD साइड दिख रही है और बड़े वाले त्रिभुज में AB दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो AD का AB के साथ रेशियो, छोटे वाले त्रिभुज में AE दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, AE का, और बड़े वाले त्रिभुज में AC दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो AE का AC के साथ रेशियो। इसे छोटे वाले त्रिभुज में D दिख रहा है ना, और बड़े वाले त्रिभुज में BC दिख रहा है, तो D का BC के साथ रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये बात तो मैंने समझाई है ना कि जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, जब भी दो त्रिभुज आपस में सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, समरूप प्रूव हो जाते हैं, तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब AD का AB के साथ रेशियो, AE का AC के साथ रेशियो और D का BC के साथ रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। और बेटा जानते हो यही हमारी क्या होती है, यही हमारी थेल्स थ्योरम होती है। क्या होती है, थेल्स प्रमेय होती है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होती है, वो यही होती है कि कभी भी किसी त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर एक ऐसी लाइन खींची जाए जो कि आधार के क्या हो, पैरेलल हो, तो अगर वो लाइन जैसे D लाइन BC के पैरेलल है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और यही आपस हमारी क्या थेल्स थ्योरम, मतलब AD का AB के साथ रेशियो, AE का AC के साथ रेशियो और D का BC के साथ रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा बेटा एक बात और सुन लो, जैसे मान लो मैं इसको पलट दूं, AD अपॉन जो AB लिखा है इसको अगर मैं AB अपॉन AD लिख दूं तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकता हूं ना? क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन AD लिख सकता हूँ। और जो बेटा AE अपॉन AC लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC अपॉन AE लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो AB है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को AD प्लस DB लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। AB को क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस DB लिख सकता हूँ मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई क्या, AD इज इक्वल टू AC को क्या लिख सकता हूँ, AC को लिख सकता हूँ AE, ब्रेक कर रहा हूँ बस, AE प्लस EC लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई क्या, AE, ठीक है। अच्छा यार बताओ AD से AD कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जब भाग दोगे तो AD से AD कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, DB अपॉन AD बचेगा। क्या बचेगा, DB अपॉन AD। इसी तरह यहाँ डिवाइड करो तो AE से AE कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, EC अपॉन AE हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है, EC अपॉन AE हो जाएगा। तो बताओ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE आ गया। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, AD अपॉन DB पलट दे रहा हूँ इज इक्वल टू AE अपॉन EC भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी त्रिभुज में अगर D जैसे D है वो BC के पैरेलल है, तो पहली बात संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा मतलब छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, छोटे वाली की वाली, बड़े वाले की वाली, छोटे वाली की वाली, बड़े वाले की वाली का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। ये थेल्स थ्योरम होती है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे जहां तक D आ रहा है, मतलब A से लेकर D तक का रेशियो, D से लेकर B तक का रेशियो, A से लेकर E तक का रेशियो, E से लेकर EC तक का रेशियो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये भी हमारी थेल्स थ्योरम है, ठीक है। तो आप थेल्स थ्योरम का यूज चाहे इस तरह से कर लीजिए, चाहे इस तरह से कर लीजिए, बात दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ये बात तभी सत्य होगी जबकि भुजाएं हमारी क्या हो, मतलब कि जो ट्रायंगल के अंदर जो भी हमारा साइड हो वो क्या हो, ट्रायंगल के अंदर मतलब जो भी एक साइड खींचे जाए वो क्या हो, हमारा पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, आधार के समानांतर हो। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको समझ में बातें आ जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको बातें समझ में आने लगे थोड़ी थोड़ी। आइए देखते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में D और E, AB और AC पर दो बिंदु हैं, दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं या दो पॉइंट हैं ना, कि
डी पैरेलल टू बीसी, कि डी पैरेलल टू बीसी यदि AD बराबर 6, यदि AD बराबर 6, BD बराबर BD इज इक्वल टू 12x माइनस 6, AE इज इक्वल टू 2x और C इज इक्वल टू 16 माइनस 2x, C इज इक्वल टू 16 माइनस 2x, तो कह रहा है x का मान क्या होगा, कह रहा है x का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले बेटा एक त्रिभुज बना लो ABC। देखना इसका सोल्यूशन कितना आसान होगा। एक त्रिभुज हमने ABC बना लिया, क्लियर है। ठीक है, और इसको ऊपर कह रहा है D और E, AB और AC पर दो बिंदु हैं, तो AB पर एक बिंदु D ले लिया, AC पर एक बिंदु E ले लिया। फिर कह रहा है D को E से मिला लिया, D को E से मिला लिया, और D को E से मिलाने के बाद D जो है, ये जो D है ये BC के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है AD बराबर 6 है, BD बराबर कितना बेटा 12x माइनस 6 है, AE बराबर कितना है 2x है, और C बराबर कितना है 16 माइनस 2x है कि नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेटा आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि अगर ये त्रिभुज ABC है और D लाइन BC के पैरेलल है, तो पक्का मैं इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ बेटा, थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। और थेल्स थ्योरम में मैंने अभी यही तो बताया ना। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दी में कि AD का DB के साथ रेशियो ले लेते हैं, AE का EC के साथ रेशियो ले लेते हैं। बेटा अगर वो काम करोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि जब आप सॉल्व करो तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो तुम लोग बहुत ज्यादा माहिर हो, है ना। ठीक है, तो जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं वैसे सॉल्व करिए। देखिएगा, जैसे पूरा लो, छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली साइड लो, बोले तो AD ले लो ना। अब बड़े वाले त्रिभुज की पूरी साइड ले लो, बोले तो AB ले लो। ठीक है, इसी तरह छोटे वाले त्रिभुज की AE ले लो साइड, अब बड़े वाले त्रिभुज की AC साइड ले लो ना। ठीक है, ये सोल्यूशन है आपका, क्लियर है। ठीक है, देखो मैंने ये भी तो बताया था भाई, छोटे वाले त्रिभुज के AD साइड का बड़े वाले त्रिभुज के AB साइड से, छोटे वाले त्रिभुज का AE साइड का बड़े वाले त्रिभुज के AC साइड से रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बताओ बेटा AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू 6 है। ठीक है, अच्छा AB की वैल्यू कितनी, अब देखो मैंने AB जानते हो क्यों लिया, AB इसे ले लिया था बेटा क्योंकि आप देखो 12x माइनस 6 में अगर प्लस 6 जोड़ोगे, क्योंकि ये इतना है और ये इतना है, तो अगर AB मुझे निकालना तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा ना। तो 12x माइनस 6 में 6 जोड़ोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या बचा, 12x बचेगा। क्लियर है सबको, क्यों ऐसा किया मैंने, अब आपको समझ में आओगे, जैसे कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, AE हमारा कितना है 2x है। ठीक है, और AC हमारा कितना है भाई, देखो यहाँ 2x है भी 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ोगे पूरे को 2x प्लस 2x माइनस 2x, तो नीचे क्या आएगा 16 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, 6 दूना 12 हो गया और 2 8 16 हो गया ना, और x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इधर लिख दे रहा हूँ। देखो भाई x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आएगा ना, और यहाँ 8/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/2, और 8/2 क्या होता है 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हमसे x का मान ही पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया बेटा था, हमसे x का मान पूछा गया, तो x का मान क्या आ चुका है, x का मान 2 आ चुका है। क्या ये बच्चे अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, तो आपने देखा थेल्स थ्योरम का कितनी खूबसूरती के साथ हम लोग ने यूज किया, क्योंकि बेटा अगर आपको यहाँ थेल्स थ्योरम नहीं पता होती तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते थे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। बेटा जो भी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री में, आप लोग को लग रहा होगा कि ज्योमेट्री कब तक चलेगा, बेटा आप थोड़ा सा पढ़ा लें दो, क्योंकि समस्या ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बार इस तरह से पढ़ लो कि आपको फिर दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े ना, कि भाई एक बार अच्छे से क्लास सारी कर लो, उसके बाद घर पे आप जाके रिवीजन करना केवल बाकी रह जाए ना। तो इसलिए आपको इतनी मेहनत के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी का मैं एक अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी का एक अगला एग्जाम्पल भी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, अब ये कॉन्सेप्ट चलने जा रहा है फिर से, ये हमारा एक क्या है त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या ABC है, क्या है बेटा ABC, इस त्रिभुज का नाम ABC है। ठीक है, और इस त्रिभुज की जो B साइड है,
उस पर मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया, लिख लो डी इज मिड पॉइंट। क्या ले लिया? डी इज मिड पॉइंट। डी मैंने क्या ले लिया? मिड पॉइंट। डी मध्य बिंदु है। डी मध्य बिंदु किसका है? डी मध्य बिंदु है ए बी का, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिखना लिख लो, ठीक है। डी मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु? ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? डी बेटा ध्यान रखना, डी क्या इस बार? मिड पॉइंट है। एमपी का मतलब मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर मैंने डी को थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच के आगे बढ़ा लिया। तो आप खुद बताओ, अगर डी मिड पॉइंट है तो गारंटी ई भी हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर डी मिड पॉइंट है तो ई भी हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जो डी भी मिड पॉइंट था, ई भी मिड पॉइंट था, तो मैंने जब डी लाइन खींची तो जानते हो ये जो डी ई है वो अब बीसी के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। डी बीसी के पैरेलल भी हो गया और डी और ई क्या भी हैं? डी और ई मिड पॉइंट भी हैं। डी और ई मिड पॉइंट भी हैं। क्लियर है? पहली बात तो एक त्रिभुज मैंने ए बी सी लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ इस तरह की कंडीशन बन सकती कभी कभी, ठीक है। एक मैंने एक त्रिभुज ए बी सी लिया, मैंने एक डी मिड पॉइंट लिया और डी मिड पॉइंट से लाइन आगे बढ़ाई तो ई भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा और जो डी हो गया बीसी के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी त्रिभुज में ए बी सी में डी और ई मिड पॉइंट हो और डी बी सी के पैरेलल हो, ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो डी होगा वो बीसी का आधा होगा। क्या होगा? जो डी होगा वो बीसी का आधा होगा। और यही बेटा हमारी क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मध्य बिंदु प्रमेय। यही क्या होती है? हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है या मध्य बिंदु प्रमेय होती है। लेकिन मध्य बिंदु प्रमेय के लिए पहली बात तो डी को बीसी के पैरेलल भी होना चाहिए, जैसे अभी पिछले वाले में थेल्स थ्योरम में डी और ई मिड पॉइंट नहीं थे, बस डी बीसी के क्या था? पैरेलल था। लेकिन इसमें क्या है? डी बीसी के पैरेलल भी होना चाहिए और डी और ई क्या भी होने चाहिए? मिड पॉइंट भी होने चाहिए। क्लियर है? तभी ये बात सत्य होगी कि डी बीसी का क्या हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ डी अपॉन बी सी बराबर 1/2 लिख सकता हूँ डी अपॉन बी सी बराबर 1/2 भी तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डी अगर 1 होगा तो बी सी कितना होगा? 2 होगा। बात समझ गए? ठीक है। अच्छा अब सुनो यार, एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी। अच्छा एक बात, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो त्रिभुज ए डी है, ये जो त्रिभुज ए डी है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये बार बार समझाने की जरूरत है नहीं। ये त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए कॉमन है, डी बी के बराबर, ई सी के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अच्छा, जब भी त्रिभुज आपस में सिमिलर होता है, जब भी त्रिभुज आपस में सिमिलर होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं कि ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का जो रेशियो होगा वो डी के स्क्वायर अपॉन बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? कल ये चीज मैंने पढ़ाई थी आपको कि जब भी दो ट्रायंगल आपस सिमिलर होते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? बिल्कुल पढ़ाई थी। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ d की वैल्यू कितनी? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। BC 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी त्रिभुज ए बी सी हमें दिया गया है, कोई त्रिभुज ए बी सी दिया गया है और उसमें डी और ई दो मिड पॉइंट हो, किस पर? ए बी और ए सी पर। ठीक है, डी और ई दो मिड पॉइंट हो किस पर? ए बी और ए सी पर। तो पहली बात तो जो सभी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, जैसे डी का बी सी के साथ है ना, या ए डी का ए बी के साथ, ए डी का ए बी के साथ, वो भी रेशियो 1/2 होगा, या ए ई का ए सी के साथ, वो भी रेशियो 1/2 होगा। ठीक है, या फिर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, मतलब ट्रायंगल ए डी का और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का रेशियो 1/4 हो जाएगा। बात समझे? मतलब भुजाओं का अनुपात तो बेटा 1:2 होगा, लेकिन एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, भुजाओं का अनुपात बेटा 1:2 होगा, लेकिन एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। लेकिन ये बात कब सत्य है? जबकि मिड पॉइंट थ्योरम लग रही हो। क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो एक त्रिभुज एबीसी होना चाहिए, डी भी मिड पॉइंट होना चाहिए, ई भी मिड पॉइंट होना चाहिए।
साथ ही साथ डी बी सी के पैरेलल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डी बी सी का आधा होगा, पहली बात ये। दूसरी बात, त्रिभुज ए डी के एरिया का रेशियो त्रिभुज ए बी सी के एरिया के रेशियो का 1/4 होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये वाली साइड मान लो 8 है, ये वाली BC 8 है, अगर BC 8 है तो D कितना होगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब चलिए, जो चीज मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट भी करके देख लेते क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। ये सारी बेटा कॉपी पेन लेके बैठे रहा करो, मेरे साथ साथ नोट करते रहा करो, क्योंकि यही सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही सारी चीजें आपको पता नहीं रहती हैं और इस तरह की चीजें एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आपसे फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है? भाई आपने कभी सोचा आपका एग्जाम क्यों नहीं निकलता है? एग्जाम बेटा इसी वजह से नहीं निकलता है क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो तो आपको आज तक कभी पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, और जो पढ़ाता है उसकी बात आप सुनते नहीं हो। बात दिक्कत यही है भाई, जो पढ़ाता है उसकी बात आप सुनते नहीं हो, है ना। और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सामने वाला बंदा पढ़ाता नहीं है ना। अच्छा, अगर अब हम लोग आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं तो अब आपको मन लगा के पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग कभी कभी कहते हो कि हाँ वो बंदा बहुत अच्छा पढ़ाता है, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे। नहीं बेटा, सारे हो ही नहीं पाते आपसे। आपके सामने कोई भी बंदा अगर आपको ये लगने लगे कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और आपके सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो समझ जाना कि वो बंदा कुछ ना कुछ कलाकारी कर रहा है। कैसे कलाकारी कर रहा है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। भाई देखो, आपके सामने वो उसी तरीके के क्वेश्चन लाएगा जो आपसे हो पाएंगे, आपको वो क्वेश्चन वो दिखाएगा ही नहीं जो आपसे नहीं हो पाएंगे। और जब वो सारे क्वेश्चन फिर जब आपको एग्जाम में दिखने लगते हैं तो आपको लगता है सर ने तो पढ़ाया था, लग रहा है हम ही से कहीं गलती हो गई। नहीं बेटा, उसने पढ़ाया ही नहीं था ना, समस्या ये हो जाती है। तो इसलिए सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, आप कायदे से पढ़िए। हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से, हमारी टीम लगी हुई है। मेहनत में आप कहीं पे भी कमी ना करिए, हम लोग मेहनत में कहीं पे भी कमी आप लोग से करने वाले नहीं है। तो चलिए इसी बात पे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में डी पैरेलल टू BC, डी पैरेलल टू BC, AD रेशियो BD इज इक्वल टू 3:5 ना। तो ट्रायंगल ADE और क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज BCED के एरिया का रेशियो क्या होगा? बेटा अभी आप लोग को ये क्वेश्चन अजीब से लगेंगे जब एक बार आप पढ़ोगे, लेकिन जब मैं इसको एक बार समझा दूंगा तो आपको लगेगा अरे ये सारी चीजें तो अभी अभी हमको पढ़ाई गई हैं, वही सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट हो रही हैं ना। अब देखो, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में DBC के पैरेलल AD-BD का रेशियो 3:, इसका रेशियो बताएं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा कुछ ना करो, एक अपना प्यारा सा छोटा सा क्या बना लो, त्रिभुज बना लो मेरे भाई। क्या बना लो? त्रिभुज बना लो। ABC बन गया। आगे कह रहा है DBC के पैरेलल, लो भैया DBC के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। आगे कह रहा है AD का रेशियो 3 है, लो AD का रेशियो 3 हो गया। कह रहा BD का रेशियो 5 है, लो BD का रेशियो 5 हो गया। इसका रेशियो 3 है बेटा, इसका रेशियो क्या है? 5 है। क्लियर है? ये देख रहे हो ना, यहाँ तक रेशियो 3 है, यहाँ तक रेशियो क्या है? 5 है। ठीक है। आगे कह रहा है ट्रायंगल AD मतलब देख रहे हो छोटा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ये जो BCED, ये जो बड़ा वाला BCED देख रहे हो ना, बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं, ये BCED, इसकी बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये जो नीचे वाला फिगर बच रहा है इसके साथ क्या बताना है? रेशियो बताना है। ठीक है, देखना अभी क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, बताऊं मैं? चलिए देखो बेटा, पहली बात तो डी और ई मिड पॉइंट तो दिए नहीं गए हैं, इसका मतलब यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम तो लग नहीं सकती है। अगर यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग सकती, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगी? यहाँ पे बेटा थेल्स थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी? थेल्स थ्योरम लगेगी। और थेल्स थ्योरम में मैंने कह दो आपको नहीं पढ़ाया है भैया, पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। थेल्स थ्योरम में मैंने पढ़ाया है कि एडी का AB के साथ रेशियो, AD का छोटे वाले त्रिभुज में, जैसे भाई आपको पता है कि अगर DBC के पैरेलल है तो ये तो मैं बार बार अब नहीं बोलूंगा ना
कि त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी आपस में समरूप होंगे। अब ये आपको समझ जाना चाहिए कि अगर डी बी सी के पैरेलल है तो बिना सोचे समझे समझ जाओ कि जो ट्रायंगल ए डी और जो ट्रायंगल ए बी सी इसका रेशियो आपस में, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि एडी का एबी के साथ रेशियो और डी का बीसी के साथ रेशियो आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ छोटे वाले त्रिभुज में एडी कितना है? 3 है। बड़े वाले त्रिभुज में एबी कितना है? 3 5 8 है। 5 3 8 होता है ना, 8 है ना। तो बताओ मेरे भाई डी का बीसी के साथ रेशियो कितना आ गया? 3:8 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब डी 3 होगा और बीसी कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है सबको? यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा यार मेरे भाई एक बात और भी बताओ मुझे, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कुछ देर पहले कि ट्रायंगल ए डी का, मतलब त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी के मैं एरिया का अगर रेशियो निकालना चाहूं तो वो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब वो किसके बराबर होगा? वो डी के स्क्वायर बटे बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। यार यही सारी चीजें तो हम मैं कल से पढ़ा रहा हूँ आपको। सिमिलैरिटी में यही तो होता है ना कि ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो यार मेरे भैया एक बात बताओ कि डी कितना है? डी देखो 3 है रेशियो में ना, इसका स्क्वायर कर दो। बीसी कितना? 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो ना। तो बताओ यहाँ 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 8 का स्क्वायर क्या आ गया? 64 आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो भाई ये बताओ कि जो छोटा वाला त्रिभुज है, उसका एरिया तो चलो 9 आ गया। उसका एरिया क्या आ गया? 9 आ गया। मैं डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका एरिया तो 9 आ गया ना, और जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका एरिया कितना आ गया? 64 आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बताओ, लेकिन मुझे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया यहाँ थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो इसका चाहिए। तो अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज के एरिया में से ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया घटा दूं तो ये नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 64 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो बताओ इसका एरिया नहीं आ जाएगा। और 64 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 64 में से 9 घटाओगे तो 55 बचेगा। तो आंसर आ चुका है। तो ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल ये BCED के एरिया का रेशियो क्या आ गया? 9:55 आ गया, और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है सबको? ठीक है। क्वेश्चन जरा सा भी कठिन नहीं था, क्वेश्चन पूरा आसान था। हाँ, लेकिन आपको बात ध्यान से मेरी अगर याद है, अगर आपने कल की क्लास बहुत अच्छे से की है तो इन सारी बातों में आपको जरा सी भी तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि कल की बात और आज की बात का मैं मिक्सचर लेके चल रहा हूँ। जो मैंने कल बात आपको समझाई है और जो बात अभी अभी समझाई है उन्हीं का आज मिक्सचर करके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ठीक है। देखिए फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी था, डी बी सी के पैरेलल था, ए डी 3 था और बी डी हमारा 5 था ना। तो हमने सबसे पहले ए डी और ए बी सी को समरूप कह दिया था कि ये समरूप है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको यही बताया था कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब ए डी का ए बी के साथ रेशियो, ए डी का ए बी के साथ और डी का बी सी के साथ रेशियो बराबर होगा। तो 3:8 आ गया। तो ट्रायंगल के एरिया रेशियो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा ना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर क्या आ गया? 64। बताइए 9 है, ये 64 में से 9 गया, कितना बचा? 55, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या आ गया? 9:55 आ गया। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में बेटा आ चुकी है तो मैं आपके सामने एक अगली बात लेके आने वाला हूं ना, ठीक है। चलिए आज खत्म ही कर लेते हैं इसको, इन क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं आज, जिससे कि कल की क्लास में फिर हम लोग क्या पढ़ें? कल की क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आज बेटा क्या है कि जब वीडियो शूट कर रहे थे तो फिर वो माइक नहीं ऑन था तो आवाज़ चला गया था। तो पहले 15 मिनट वो बनाया और फिर दोबारा बनाया, तो अब थक गया हूँ तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। धोनी भी तो कल थक गया था, तब भी तो मैच के करीब ले गया, तो तुमको मैच के करीब ले जाऊंगा। जीतना हारना तुम्हारा काम है, मेहनत करोगे तो जीत जाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो बेटा फिर आगे समझ लो। मोदी जी तैयार है तुमको पकौड़ा बिचवाने के चक्कर में ना, ठीक है। उधर मोदी जी पकौड़ा बिचवा सकते हैं आपसे, टमाटर भी बिचवा सकते हैं, रीवा में प्याज बहुत अच्छी होती है, प्याज की खेती करा सकते हैं आपसे, क्या करोगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं।
आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज ABC में बी और CF माध्यिका एक दूसरे को O पर काटते हैं, एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो ट्रायंगल OFE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा ना। किसी त्रिभुज ABC में B और CF माध्यिका एक दूसरे को O पर काट ट्रायंगल OFE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो। इस त्रिभुज का क्या नाम है, ABC है। कह रहा B, ये B खींच दिया और ये क्या है, माध्यिका है, और एक CF खींच दिया, ये भी क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। अच्छा बताओ, B अगर माध्यिका है तो E मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। अगर CF माध्यिका है तो F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और बताओ मैंने F को E से मिला लिया मेरे भाई, F को क्या किया, E से मिला लिया। तो अगर F को E से मिला लो, क्वेश्चन ये भी कह रहा था ये O पर काटते हैं, कहाँ पर काटते हैं, O पर काटते हैं। F को E से मिला लिया, तो यार ये बताओ आपको अभी अभी याद नहीं आ गया क्या कि अगर F भी हमारा मिड पॉइंट, क्योंकि माध्यिका तो मिड पॉइंट ही होता है, यही माध्यिका ये भी मिड पॉइंट होगा, तो F को E से मिला दे तो जो FE होगा वो BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। जो FE होगा वो BC के पैरेलल होगा, और अगर FE BC के पैरेलल है और F और E क्या है, मिड पॉइंट है, तो बताओ अभी अभी समझाया था क्या लग सकता है यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग सकता है बेटा, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भैया। नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। समझाए, यही चीज तो समझाई यार कि अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। मैंने कहा था ना कि जो ये होता है, ये वाली साइड होता है, इसकी आधी होती है, तो अगर ये 2 मान लो तो ये 1 होगा। समझ गए ना आप, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमसे ट्रायंगल OFE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं ट्रायंगल OFE और ट्रायंगल OCB के एरिया का रेशियो निकालूं, तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। ये जो छोटा वाला देख रहा हो, ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। बच्चे कह रहे हैं कैसे सिमिलर होंगे, मेरे भाई ऐसे देख लो ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एकांतर कोण होंगे। तो बताओ इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अगर बराबर हो गए तो पक्का ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो ट्रायंगल OFE और ट्रायंगल OCB के जो एरिया का रेशियो होगा वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब वो किसके बराबर होगा, वो FE के स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC के स्क्वायर के बराबर होगा। और FE तो बेटा हमारा 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। बोलो, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल OFE का एरिया क्या आ गया, 1 आ गया, और ट्रायंगल BOC का एरिया क्या आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो मेरे भाई। ठीक है, लेकिन हमको OFE का BOC के साथ रेशियो नहीं बताना था, हमको तो OFE का जो रेशियो बताना था वो ABC के साथ बताना था यार। अच्छा एक बात बताओ, ये सब पुरानी बातें बेटा, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ये सारी बात पुरानी है। हमने आपको एक बात शुरुआत में ही बताई थी, क्या शुरुआत में एक बात बताई थी, एक बात शुरुआत में हमने ये बताई थी मेरे भाई कि अगर ये जैसे ये हमारी मीडियन है, ये भी है, तो G सेंट्रॉइड का काम करता है। तो बताओ यहाँ पे ये हमारी मीडियन और पक्का O सेंट्रॉइड का काम करेगा कि नहीं करेगा। और जो सेंट्रॉइड होता है वो त्रिभुज के एरिया को 3 बराबर भागों में बांटता है। क्या तो नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो बताओ अगर BOC का एरिया बेटा 4 है तो मेरे लाल
इसका एरिया भी 4 होगा, इसका एरिया भी 4 होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या आ गया? 4 4 4 12। तो बताओ ओ एफ ई का एरिया तो यहाँ 1 निकाल लिए थे और 4 4 4 क्या हो गया? 12 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 1:12 आ गया ना। बेटा देखो ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जानता हूँ आपको परेशान करेंगे, आपका दिमाग मिल जाएगा, लेकिन विश्वास मानो, थोड़ा सा विश्वास मेरे ऊपर कर लो, अगर थोड़ा भी विश्वास है कि अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये मान के चलो कि छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे तुम हवा में उड़ा दोगे। कहाँ उड़ा दोगे? हवा में उड़ा दोगे। क्लियर है? ठीक है, आइए तो एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल ए बी सी था, बी और सी एफ हमारी दो माध्यिकाएं थी, इसका मतलब एफ और ई मिड पॉइंट है। एफ को ई से मिला ले मतलब एफ ई बी सी के क्या होगा? पैरेलल होगा, और एफ और ई मिड पॉइंट, तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम लग सकता है। ठीक है, तो अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? तो ट्रायंगल एफ ई और ट्रायंगल ए सी बी, तो बताओ यहाँ पे एफ ई का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो एफ ई का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। तो इसका एरिया तो 1 आ गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ओ हमारा सेंट्रॉइड का काम करे, क्योंकि ये मीडियन है ना, अगर सेंट्रॉइड काम करे तो ये सारे एरिया आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 4 4 4 क्या हो गया? 12 हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सारी चीजें खत्म हो जानी। ठीक है, देखो बेटा कराने के लिए तो एक क्वेश्चन और था, लेकिन अब मेरी अंदर की हिम्मत बची नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कल करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और उसके बाद हम लोग फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।